जय हिंद गाइस, मैं नितिन मिश्रा आपका इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और कल हमने पैटर्न 9 पढ़ा था। तो गाइस, बीती क्लास में चूंकि हमने पैटर्न 9 तक बातें की थी कि किस तरह से वर्ब के अलग अलग पैटर्न्स वर्ब फॉलो करती है, और आप सभी के लिए ये पैटर्न चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको स्पेशल एडवाइस दी थी, गाइस इन पैटर्न्स को थरोली प्रिपेयर जरूर कर लेना। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आज के सेशन से पूरे तरीके से जुड़ चुके होंगे। तो साथियों, इस सेशन में आप सभी का सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं और सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार बेटा। थैंक यू गाइस। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार जो इस सेशन से जुड़े। एंड गाइस, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज हम आगे के कुछ पैटर्न्स के बारे में जानेंगे और वर्ब के कुछ खास नियमों को जानेंगे। लेकिन इन सभी बातों को अगर हम कंक्लूड करें तो बारी आ जाती है प्रैक्टिस की। इस शनिवार या रविवार में से एक दिन मैं आपको यह सूचना कल तक दे दूंगा, हम करने वाले हैं एक्स्ट्रा क्लास। और ये एक्स्ट्रा क्लास होगी प्रैक्टिस ओवर दीज वेरी कॉन्सेप्ट्स, जहां पर हम वर्ब के हर एस्पेक्ट से रिलेटेड प्रश्नों का ढेर सारा क्वेश्चन क्लब लेकर आएंगे और आपके साथ प्रैक्टिस क्विज साझा करेंगे। लेकिन मैंने क्विज ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे जुड़े हो, वहां पर आपको क्विज की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, पैटर्न 9 आप सभी देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन प्लस इंफिनिटिव, ये हमने कल के सेशन में पढ़ा था। और ये कुछ वर्ब्स हैं जो कि पैटर्न 9 को फॉलो करती हैं। जब भी आप वर्ब के बाद इंफिनिटी और बीच में नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो ये वो वर्ब्स हैं जो कि आप यूज करते। आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, परस्यूएड, encourage, urge, want, wish, request, intend, expect, force, tempt, teach, invite, help, warn, like, love, hate, allow, permit, remind, cause, mean और dare। यहां तक की बात है पिछली, यानी अगर आप पिछली वीडियो देखें, पिछले क्लास में आप इन बातों को समझें तो आप रियलाइज करेंगे कि ये हमने पिछली क्लासेस में डिस्कशन किया था। आज बारी है अगले पैटर्न पर अपना डिस्कशन करने की, और हमारा जो अगला पैटर्न है दैट इज पैटर्न 10। अब ये पैटर्न 10 है क्या, सबसे पहले तो आप बहुत सटीक इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़े कि जो वर्ब का पैटर्न है ये ना केवल ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, साथ ही इट हेल्प अस इन you may say comprehending the paragraphs. It may also help us in rearranging the sentences, क्योंकि ये पैटर्न अगर हम पहचान गए तो हम जानते हैं आगे आने वाला हिस्सा क्या होगा, कैसा दिखेगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। ओके, थैंक यू बेटा। मैं नहीं समझ पाया बेटा, मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेरी ऋषु चौधरी। चलो, तो गाइस अब अगला पैटर्न 10 क्या कहता है। पैटर्न 10 कहता है कि आप अपने सेंटेंस में वर्ब के बाद जिरंड का इस्तेमाल करेंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी और वर्ब के बाद जिरंड आएगी, और ये जिरंड ऑब्जेक्ट के रूप में आ रही है। याद रखें, इस पैटर्न में जिरंड वाक्य का ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। कुछ ऐसी खास क्रियाएं जिनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड आता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे पास जो 10वां पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का है, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं जिरंड का एक ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आप सभी इन वर्ब्स को नोट डाउन कर लें
और इस पैटर्न को भी नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये पैटर्न वो खास पैटर्न है जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड आती है। सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आप यहां पर देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, जिरंड है, और जिरंड यहां पर बेसिकली ऑब्जेक्ट है, यानी आप कह सकते हो ये जिरंड वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। शी स्टार्टेड सिंगिंग, ही हैज फिनिश्ड टॉकिंग, आई लव टीचिंग। यहां पर ये सभी वर्ब ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड का प्रयोग किया गया है। सभी लोग गाइज इसको नोट डाउन कर ले। इंग्लिश के लिए किसी पर्टिकुलर ग्रामेटिकल एस्पेक्ट के लिए किताब मैंने कभी आपको सजेस्ट नहीं की है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास देखी है तो आपको मैंने वहां पर बुक का कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, आप उस वीडियो को दोबारा देख लो बेटा, है ना। तो हम बात कर रहे हैं पैटर्न 10 की। पैटर्न 10 में जो वर्ब्स शामिल हैं जो कि जिरंड के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें से कौन कौन सी वर्ब्स हैं ज्यादातर ध्यान से देखें। बिगिन, स्टार्ट, लव, लाइक, हेट, स्टॉप, फिनिश, enjoy, prefer, fear, remember, forget, mind, miss, suggest, practice, try, understand, keep, help, advise, admit, avoid, consider, intend, delay, deny, detest, can't help, rest, differ, worth, risk, it is, I guess it is good, है ना। इस तरह से आप इस्तेमाल करते हो। प्रपोज, रिग्रेट, एंटिसिपेट। इन सभी क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब आईएनजी आती है। इन सभी क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब आईएनजी आती है। आफ्टर दीज ऑल वेरी वर्ब्स वी ऑलवेज यूज वर्ब आईएनजी एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दीज वेरी वर्ब्स। दीज वेरी वर्ब्स रिसीव्स ऑब्जेक्ट एज वर्ब आईएनजी। प्लीज नोट इट डाउन, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग नोट डाउन कर लें, ये सारी क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने तय हैं बेटा, इससे क्वेश्चन बनने तय हैं। सो प्लीज आप इसे जरूर नोट डाउन करें। ओके, सो गाइस आप यहां पर देख पा रहे हैं ये वो एक्शन वर्ब्स हैं या वो वर्ब्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा जिरंड का इस्तेमाल करते हैं। अब बारी आती है पैटर्न 11 की। इस पैटर्न में सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। मैं दोबारा दोहरा दूं, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान से देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव जैसा काम करेगा। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन और उसके बाद एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हो रहा है। इस पैटर्न में जो इस्तेमाल होने वाली वर्ब है वो है सी, हियर, स्मेल, फील, वॉच, नोटिस, फाइंड, ऑब्जर्व, लिसन, गेट, कैच, कीप, लीव, सेट,
और स्टार्ट। पैटर्न 11 ऐसा पैटर्न है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन और उसके बाद एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब आईएनजी विशेषण के रूप में इस्तेमाल की जाती। इन्हें याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप इन्हें एक नियम के तौर पे याद रखने की बजाय, देखो सबसे पहला तरीका तो है रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। आप प्लीज हैंड नोट्स बनाएं, आपको पैटर्न ऐसे ही याद हो जाएंगे। और इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, इसके अलावा गाइस ये किया जाता है कि आप इससे सेंटेंसेस बनाएं। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस बना रहा हूं, है ना, जैसे सी से मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं। सी वर्ब से इस्तेमाल करेंगे और क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड पर और थोड़ी सी अपन कुछ हिट एंड ट्राई करते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट ले लूं आई, सी, फिर लिखूं नाउन या प्रोनाउन, ध्यान से देखो, सब्जेक्ट वर्ब के बाद नाउन और प्रोनाउन फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मैं कह दूंगा आई सी हिम लाफिंग। अब गाइस ध्यान से देखो आपने क्या किया, आपने इस्तेमाल किया प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन के बाद, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन और उसके बाद वर्ब आईएनजी एक एडजेक्टिव के जैसे, और इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। सभी को क्लियर हुआ? अब आप इससे कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वर्ब चेंज कर दी, हियर कर दिया और हमने लिख दिया आई हर्ड हिम, आई हर्ड हिम लाफिंग। स्मेल, फील, वॉच, नोटिस, इन क्रियाओं के साथ भी आप इस प्रकार के पैटर्न्स फॉलो कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब नाउन और प्रोनाउन, उसके आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। सभी को क्लियर है गाइस? और आप सभी अपने रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी की क्लासेस भी गाइस आप सभी को मिलेंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, किसी भी व्यक्ति को धैर्य रखना, मुझे लगता है सबसे पहला जो एक सोल्जर एटीट्यूड है ना, वो है वेट। वेट, बिकॉज अगर आप इंतजार नहीं कर सकते यानी आप अपनी ट्रेनिंग का सबसे पहला पड़ाव शायद आप नहीं गेन कर पा रहे। फिलहाल गाइस विल टॉक अबाउट दिस सेपरेटली, बिकॉज क्लास में इन चीजों को डिस्कस करने से जो वीडियो में बीच में हमें इंटरप्शन आएगा ना, फॉर आई गेस 1 ईयर आप सभी के लिए इंटरप्शन पेनफुल होगा, बिकॉज यू विल कम एंड वॉच दिस वीडियो अगेन and you will find that the teacher and the students are having a gossip, not gossip but answering and questioning which is not relevant to the topic. So maybe उस समय आपको लगे यार बच्चे क्या ही गंद मचा रहे हैं। It's not a gand, I know it's very important discussion, but we can do it 1-to-1. Call me, message me, text me, Instagram me, घर आ जाओ मिलने, पता ले लो मुझसे, and let's have a long genuine talk. कोई नहीं, मैं हूं, मैं ट्रेन करूंगा। सो गाइज उम्मीद है आपको ये पैटर्न 11 क्लियर हुआ। अब बारी है पैटर्न 12 की। व्हाट इज पैटर्न 12? पैटर्न 12 बेसिकली इज अ पैटर्न जहां पर आप सब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन और उसके बाद प्लेन इंफिनिटिव इस्तेमाल करते हो। पहले यहां पर समझते हैं प्लेन इंफिनिटी क्या होता है। तो गाइज याद रखो, इंफिनिटिव दो प्रकार के या दो तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले इंफिनिटिव और प्लेन इंफिनिटिव को समझते हैं। इंफिनिटिव बेसिकली गाइज 2+V1 होता है। प्लेन इंफिनिटिव में इस 2 को हटा दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ
हम जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं बिना टू के केवल जब V1 का इस्तेमाल करते हैं तो वो है प्लेन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव 2 + V1 प्लेन इन्फिनेटिव ओनली V1, इन्फिनेटिव 2 + V1 प्लेन इन्फिनेटिव ओनली V1, एंड दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड दिस। आई होप एंड एक्सपेक्ट आपको समझ आया होगा। पैटर्न 12 क्या कह रहा है? पैटर्न 12 कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, नाउन और प्रोनाउन होगा, और उसके बाद प्लेन इन्फिनेटिव यानी ओनली V1 होगा बिना टू के। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है गाइस? अब एग्जाम्पल सेंटेंस देख लो। सेंटेंस है आई सब्जेक्ट, विल नॉट लेट वर्ब, यू। ऑब्वियसली आप कह सकते हो यहां पर यू नाउन या प्रोनाउन है, यस और नो? यहां पर इस्तेमाल किया गया यू नाउन और प्रोनाउन है। ओके, तो हमने सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है ना? माय गॉड। चलो, तो गाइज आप यहां पर ऑब्जर्व कर पाओगे कि सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन यू और प्लेन इंफिनिटी गो। आपने इस तरह से अपने पैटर्न 12 का इस्तेमाल किया। सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन या प्रोनाउन, प्लेन इंफिनिटी। वी मेड हिम फिनिश द वर्क। अगेन सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन प्रोनाउन, प्लेन इंफिनिटी। I bade the boy leave the classroom. Again, subject, verb, noun, pronoun and plain infinitive. सभी को क्लियर है गाइस? और बिल्कुल आप इस बारे में डाउटफुल मत रहना। इसी प्लेन इंफिनिटिव को दूसरे शब्दों में याद रखना। इसी प्लेन इंफिनिटिव को दूसरे शब्दों में बेयर इंफिनिटी भी कहा जाता है। चाहे बेयर इंफिनिटिव कहो या प्लेन इंफिनिटिव कहो, बात सेम है। सभी को क्लियर है? चाहे बेयर इंफिनिटिव कहो या प्लेन इंफिनिटिव कहो या वाइस वर्सा, इट डजंट आई गेस चेंज, इट्स द सेम आइडिया, इट्स द सेम लॉजिक। अब गाइस मूविंग फर्दर ऑन टू द नेक्स्ट, जहां पर हमें जानना है कि इस पैटर्न 12 को कौन कौन सी वर्ब्स फॉलो करती हैं। तो इस पैटर्न को जो वर्ब्स फॉलो करती हैं वो है वॉच। एग्जाम्पल मैं यही बना देता हूं, आई वॉच, सब्जेक्ट, वर्ब। अब आएगा नाउन प्रोनाउन, आई वॉच हिम प्ले। मैं उसे खेलते हुए देखता हूं, है ना, मैं उसका खेल देखता हूं, ऐसा। आप और दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे नोटिस, आई नोटिस हर गो। मैं पुरुष हूं और मैं उस सुंदर महिला को जाते हुए नोटिस करता हूं। गाइज आप इसी तरीके से ऑब्जर्व से भी बना सकते हो, हियर से भी बना सकते हो, लिसन, फील, सी, मेक, लेट, हेल्प और बिड से भी बना सकते हो। सेम पैटर्न 12 आप इनके साथ भी फॉलो कर सकते हैं। सभी को क्लियर हुआ? अब गाइज ये थे हमारे 12 डिफरेंट पैटर्न्स, और 12 डिफरेंट पैटर्न्स की पीडीएफ मैंने आप सभी को दे दी है। आप प्लीज टेलीग्राम पे जाकर लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा। सो गाइज इस पैटर्न में यूज होने वाले वर्ब्स बेसिकली
ये है और अब बारी आती है हमारे कॉन्वर्सेशन को चेंज करने की। चूंकि हम एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं, तो मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, हमने अभी कल और आज की क्लास को, यानी पिछली और आज की वीडियो अगर हम मिला दें, तो वी टॉक्ड अबाउट टोटल 12 पैटर्न्स ऑफ वर्ब्स, जो बेसिकली सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यानी हमने 12 सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर पैटर्न्स ऑफ वर्ब को डिस्कस किया। क्या आपने इन सभी पैटर्न्स को अच्छे से समझा? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो गाइज अब हम डिस्कस करेंगे एक नई चीज, और वो है कुछ खास इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि हमको वर्ब के स्पेसिफिक टॉपिक में, मतलब बहुत सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं, वर्ब में हमको किन खास नियमों का बोलते हैं ना ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, हम उस पर बात करेंगे। देखो मेरे पास सिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं चुन रहा हूं कि आपके एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप प्लीज इस बात को बहुत क्लियरली समझे कि इस वीडियो में, इस क्लास में दी गई एक भी ऐसी जानकारी नहीं है जिसको मैं कम आंकूंगा। मैंने ऑलरेडी बहुत फिल्टर करके एक्यूरेसी के साथ केवल आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए ये कॉन्सेप्ट्स रखे हैं। अगर मुझे पढ़ाने का मौका मिले तो मैं 1 महीना तो केवल वर्ब ही पढ़ाता रहूं। सो वर्ब इंपॉर्टेंट रूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके आप गाइज, आप इन 3 स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो। बीइंग इल, आई कुड नॉट कम। बीइंग अ रेनी डे, आई कुड नॉट कम। वॉकिंग अलोंग द रोड, माई पेन फेल डाउन। मैंने आपको ये आई गेस अगर मैं कहूं तो मैंने YouTube पर भी एक वीडियो डाला है। I'll definitely give you the brief of the concept here in the class as well. इसको हम कहते हैं रीडिंग कॉन्सेप्ट। आप सभी को आज के क्लास में बताई गई जानकारी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी कि आप कहोगे सर आज आपने $1,00,000 की बात बता दी। आपका कोर्स चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो, बट आपने जो ये बात बताई ना, इसकी कीमत 1,00,000 रुपए से ज्यादा है। सो गाइज उम्मीद है आपको $1,00,000 की बात यहां पर समझ आएगी। क्या है बात? दरअसल मैं आपको बताने वाला हूं द रूल ऑफ रीडिंग। और अगर आपने ये रूल समझ लिया, द रूल ऑफ रीडिंग, ट्रस्ट मी गाइज, आपके लिए ये पूरा का पूरा, बोलते ना कि अभी कुछ बच्चों ने कहा सर न्यूज़पेपर रीड करने में मुश्किलात हो रहे हैं, सर मुझे रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। आप मुझे शिकायत पहुंचाते हो, कमियां पहुंचाते हो, अपनी दुख दर्द परेशानियां पहुंचाते हो, प्रॉब्लम पहुंचाते हो, यहां मैं सॉल्यूशन सोचकर आपको तुरंत बताना चाहता हूं। सो गाइज द रूल ऑफ रीडिंग आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये वर्ब पर आधारित है, इसलिए हमारा सौभाग्य कि हम इस क्लास में इसको डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज रूल ऑफ वर्ब, व्हाट इज रूल ऑफ रीडिंग? तो गाइज याद रखो, विशेष तौर पे जब आपके पास सेंटेंस ऐसे हो जिसमें सेंटेंस 2 अलग अलग भागों में बना हो, आपने जिसे या तो कॉमा से या तो आपने इसे कंजंक्शन से जोड़ा हो। भाई 2 संभावनाएं हैं, या तो आपने इसे कॉमा से जोड़ा होगा या तो आपने इसे कंजंक्शन से जोड़ा होगा। एनी हाउ आपके पास यहां पर 2 अलग अलग हिस्से होंगे। ज्यादातर आपको कॉमा ही मिलते हैं, है ना, ज्वाइनिंग वर्ड्स बहुत ही कम होते हैं, ज्यादातर आपको कॉमा ही मिलते हैं। अब गाइज ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। आपको सबसे पहले एक सिचुएशन देखनी है
ऐसी सिचुएशन जिसमें सेंटेंस दो हिस्सों में बटा हो और दोनों हिस्सों में जो वर्ब है वो अलग अलग हो। एक वर्ब हो नॉन फाइनाइट और दूसरी वर्ब हो फाइनाइट। हो सके तो आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं गाइज, आप लिख लेना। अभी चैट की मटरगस्तियां साइड रखो, शिक्षक को ध्यान से सुनो, क्योंकि आप इस क्लास में, इस वीडियो में, इस लेक्चर में मुझसे बात करने, मुझसे जुड़ने, मेरी बात सुनने आए हो, ना कि आप चिट चैट करने आए हो। So focus on learning. It's really very important. What I'm trying to say and convey to you is, यदि आपके वाक्य में दो या दो से ज्यादा क्रियाएं हों, लिख लो, यदि आपके वाक्य में दो या दो से ज्यादा इस प्रकार की क्रियाएं हों जिनमें कम से कम एक क्रिया नॉन फाइनाइट हो। अगर हमारे वाक्य में कम से कम दो क्रियाएं हो और एटलीस्ट वन नॉन फाइनाइट वर्ब हो, तो हमने देखा हमारे सेंटेंस में दो क्रियाएं हैं, दो से ज्यादा भी हो तो फर्क नहीं चलेगा, लेकिन एटलीस्ट वन क्या होनी चाहिए, नॉन फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल होती है, इफ यू हैव टू वर्ब्स एटलीस्ट एंड इन दैट एटलीस्ट वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब, तो अब आ जाता है रूल ऑफ रीडिंग। क्या है रूल ऑफ रीडिंग? याद रखना, ऐसे सिचुएशन में हमेशा याद रखना, अगर नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले सब्जेक्ट ना दिया हो, अगर नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले सब्जेक्ट ना दिया हो, इफ सब्जेक्ट ऑफ नॉन फाइनाइट इज नॉट गिवन, ये शर्त है, तो ऐसे सिचुएशन में याद रखना, हमेशा याद रखना, फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट को नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट मान लिया जाएगा। यहां सब्जेक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास दो क्रियाएं, दो वर्ब्स दिए हैं, एक नॉन फाइनाइट और एक फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले कोई सब्जेक्ट क्लियरली नहीं गिवन है, ऐसे सिचुएशन में फाइनाइट वर्ब के पति सब्जेक्ट को ही नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट मान लिया जाएगा। आप इसे हंसी मजाक से जोड़ करके लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि शादीशुदा या नवविवाहित महिला अक्सर अपने पुरुषों को अपनी पड़ोसन जो कि अविवाहित हैं उससे बचा के रखती है। क्यों? क्योंकि ये जो नवविवाहित पुरुष है ना, ये अभी डिमांड में है, और जो अविवाहित युवतियां हैं आस पड़ोस में, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो दुर्घटना घट जाएगी। यस और नो? क्योंकि ये अविवाहित युवतियां, चूंकि इनका कोई पति है नहीं, तो ये पड़ोसन के ही पति को अपना पति मान लेंगी। तो गाइज यही याद रखो कि यदि वाक्य में कम से कम दो क्रियाएं गिवन हो, एक नॉन फाइनाइट और एक फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब का यदि सब्जेक्ट ना दिया हो, केवल तब फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नॉन फाइनाइट का सब्जेक्ट समझा जाएगा। शायद आपको यह समझ नहीं आया, मैं इसे प्रैक्टिकल तरीके से बताता। आप पहले तो अपने पहले सेंटेंस को ध्यान से देखो, पहले सेंटेंस को देखो, बाकी बातें करेंगे कल। सभी को क्लियर है गाइस?
आपने देखा कि इस सेंटेंस में ये जो कॉमा है ये दो हिस्सों में बांट रहा है, और इन दो हिस्सों में हमने ध्यान से देखा तो यहां हमको एक फाइनाइट वर्ब नजर आई, कुड नॉट कम, और इसका सब्जेक्ट पति यहां दिखा आई। फिर हम आ गए इस हिस्से में, यहां देखिए बीइंग, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपने कल इससे सेंटेंस जोड़े भी थे, और ये बीइंग दरअसल नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी हमको दो वर्ब्स मिल गई, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले देखो किसी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है। अब बताओ रीडिंग का रूल क्या कहता है? रीडिंग का रूल कहता है क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले उसका पति नहीं मिला है, तो फिर इस फाइनाइट वर्ब के पति को ही, मतलब सब्जेक्ट को ही नॉन फाइनाइट का पति यानी सब्जेक्ट मान लिया जाएगा। यानी इस सेंटेंस को जब पढ़ा जाएगा तो इस भाव से पढ़ा जाएगा कि बीमार कौन है? मैं। और आ कौन नहीं सका? मैं। यानी दोनों क्रियाओं के सब्जेक्ट सेम है। इससे एक और कॉन्सेप्ट की जन्म होती है, और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर दो क्रियाएं दी हों, एक फाइनाइट दूसरा नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट के पहले सब्जेक्ट ना हो तो इसका अर्थ है दोनों ही क्रियाओं के सब्जेक्ट सेम है। अगर सब्जेक्ट सेम रखने होते हैं तो हम नॉन फाइनाइट के पहले कुछ नहीं लिखते। गाइज टेल मी, क्या आपको समझ आया? नहीं समझ आया मैं दोबारा बताऊंगा, यह भी मैंने साम तरीके से बताया है, दाम दंड भेद अभी बाकी है। सभी को क्लियर है गाइज? एवरीवन, इज दिस क्लियर? प्लीज डू लेट मी नो if you got this point or not. I just tell you that first वाला सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है कि I being ill I could not come, since the subjects are same no need to write subjects separately individually before a non-finite verb. Is this clear guys? Is this clear? आगे बढ़ते हैं। एक बार नहीं बेटा, मैं 100 बार समझाऊंगा, जब तक समझ नहीं आएगा मैं नहीं बढ़ूंगा आगे। बस आप अपना ध्यान मेरी तरफ रखें। आपने मेरे अलावा क्लास में किसी और की कमेंट देखी, बस वहीं पर मुश्किल हो जाएगी। उम्मीद है आप इस वाले सेंटेंस को तो समझ गए होंगे कि यहां बीमार कौन है, दिया तो है नहीं, तो ये पता लगाने के लिए बीमार कौन है हमको ये फाइनाइट वर्ब देखनी पड़ी, और लगा ओ मैं बीमार था तो मैं नहीं गया। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, शायद इससे कुछ क्लैरिटी मिलेगी, या अभी दूसरे को ठहर जाते हैं, तीसरे पे आ जाते हैं। वॉकिंग अलोंग द रोड, वॉकिंग अलोंग द रोड, माई पेन फेल डाउन। वॉकिंग अलोंग द रोड, माई पेन फेल डाउन। तो गाइज वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन, अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आप रियलाइज करेंगे फेल ये एक फाइनाइट वर्ब है। फेल फाइनाइट वर्ब है। गाइज वॉकिंग आप देख सकते हो ये वर्ब आईएनजी है, यानी ये एक प्रकार से नाउन के पहले आ रही है, पार्टिसिपल है, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। क्या इस नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई सब्जेक्ट दिया है? जवाब है नहीं सर, नहीं दिया है सर। रूल ऑफ रीडिंग कहता है कि अगर नॉन फाइनाइट के पहले उसका सब्जेक्ट ना दिया हो तो फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट ही नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट माना जाएगा। यानी इस सब्जेक्ट को हम इस वर्ब का सब्जेक्ट मानेंगे, ये रूल कहता है। बट अगर हम ऐसा करते हैं
तो इस सेंटेंस की मीनिंग निकल रही है कचड़ा, गार्बेज। बिकॉज हाउ कैन अ पेन, हाउ कैन माई पेन वॉक अलॉन्ग द रोड? इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल until and unless it is a cartoon or a movie or anything। तो हम कह देंगे सर ये सेंटेंस की मीनिंग गलत निकल रही है। हम अगर रूल से पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस का जो अर्थ है वो बहुत ही ऑकवर्ड है। तो गाइज इसके लिए क्या करेंगे, हम कह सकते हैं वॉकिंग अलोंग द रोड, आई फाउंड दैट माई पेन फेल डाउन। जैसे ही मैंने ये हिस्सा ऐड किया, जैसे ही मैंने ये हिस्सा ऐड किया, अब वापस एक और फाइनाइट वर्ब आ गई और इसका भी सब्जेक्ट आया कौन? आई। और ये आई अब इस वॉकिंग के साथ आई गेस अच्छे से मिक्सअप हो रहा है और अब इस सेंटेंस में मीनिंग एक सही दिशा में जा रही है। मैं वॉक कर रहा था, वॉक करते हुए मैंने पाया कि माई पेन फेल डाउन। सभी को क्लियर है गाइस? मैं फिलहाल आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो किस हिस्से को किस दूसरे हिस्से से रिलेट करते हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक और सेंटेंस आपको देता हूं और आप जरा ध्यान से इस सेंटेंस को देखो। अगर मान लो मैं कह दूं कि सीइंग a cobra I ran away। आप ध्यान से देखो गाइस, इस क्वेश्चन में आप रियलाइज करोगे कि सर यहां पर सीइंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, रैन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट का सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी अकॉर्डिंग टू द रूल इसके सब्जेक्ट को यहां पर माना जाएगा। यानी शायद अगर मैं भागा हूं तो कोबरा को देखा भी मैंने होगा। ये सिखाने का मैं आपको काम कर रहा हूं। सभी को क्लियर है? थैंक यू। तो गाइस अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो आप रियलाइज करोगे बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम। इस सेंटेंस को अगर पढ़ रहे हैं तो ये सेंटेंस गलत नजर आ रहा है। क्यों गलत नजर आ रहा है? क्योंकि अगर मैं आई को इस बीइंग का सब्जेक्ट मानता हूं तो अनर्थ हो जाएगा, बिकॉज मैं एक इंसान हूं और मैं बारिश वाला दिन नहीं बन सकता। ओवरऑल या तो ये कह दो या तो दूसरे तरीके से ये कह दो कि भाई दोनों वर्ब के सब्जेक्ट यहां पर सेम नहीं है, अलग अलग हैं। जब अलग अलग हो तो आप यहां पर दूसरा सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन करें। आप बोले इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम। जैसे ही आप इट लिख दोगे अब बीइंग का रेफरेंस आई के साथ नहीं जाएगा। अब ये वर्ब अलग सब्जेक्ट के साथ है और ये वर्ब अलग सब्जेक्ट के साथ है और इस तरह से हमने सब्जेक्ट सेपरेट कर दिए वर्बों के। सभी को क्लियर है? उसी प्रकार से आप चाहो तो यहां भी, चूंकि अभी ये गलत है क्योंकि पेन जो है वो वॉक नहीं कर सकती, इसलिए सेंटेंस गलत है। सही कैसे करेंगे? सही करने के लिए आप चाहो तो एक और रास्ता है, चाहे आप आई फाउंड लगाओ तो यहां से वहां का रिलेशन बनेगा, या दूसरा तरीका है कि आप इस वर्ब का सब्जेक्ट अलग कर दो और इस वर्ब को एक और सब्जेक्ट दे दो, आई वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फॉल डाउन। सभी को क्लियर है? थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ आया। अब यहां पर आप पूरी बातें ध्यान से समझ सकते हैं कि पहले वाक्य में बीइंग के पहले किसी सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं है, तो सब्जेक्ट आई के पहले जो सब्जेक्ट है वही उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, और ऐसा ही सेकंड और थर्ड में भी हमने किया। अब गाइस एक और सेंटेंस है, यहां पर जरा ध्यान से देखो। द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। जरा इस सेंटेंस को देखो और इस सेंटेंस को देखकर
इसके अर्थ को समझने का प्रयास करो बेटा। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सभी को क्लियर है गाइस? तो मैं आपको बता दूं, दरअसल ये सेंटेंस बेसिकली करेक्ट है। पहले तो आप घबराए ना, ये सेंटेंस करेक्ट है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप अपने वर्ब के पैटर्न को याद रखें तो आपको ये याद आएगा कि जब भी आप किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल वर्ब के बाद करते हो तो वो उस नाउन में हुए परिवर्तन को बताता है। तो यहां पर आपने प्रैक्टिस्ड हैंड जो लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है और इसमें कोई गलती नहीं है। प्रैक्टिस्ड ही यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी और ये एब्सोल्युटली फाइन है। किसी क्रिया का प्रयोग विशेषण यानी एडजेक्टिव यानी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में जब किया जाता है तो वह थर्ड फॉर्म में होती है। प्रैक्टिस्ड थर्ड फॉर्म है, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यहां पर प्रैक्टिस्ड पास्ट पार्टिसिपल है बेटा। सभी को क्लियर हुआ? जैसे रिवाइज्ड एडिशन पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। रिटन डॉक्यूमेंट पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। स्पोकन इंग्लिश पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी नाउन के पहले अगर कभी वर्ब लिखनी हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म विशेषण के रूप में लिखी जाती है। सभी को क्लियर है गाइस? लेकिन याद रखें, अगर क्रिया को जारी रखना है, कॉन्टिन्यूअस अवस्था दर्शानी है, तो हम आईएनजी का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे राइजिंग प्राइस बढ़ता हुआ मूल्य, डेवलपिंग कंट्री स्टीमिंग कप ऑफ टी मतलब भाप निकलती हुई चाय। तो गाइस इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। सभी को क्लियर है? अगर क्रिया का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाए तो उसे आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड 2+V1 फॉर्म यानी इंफिनिटी फॉर्म में होना चाहिए। ये हम पहले से जानते हैं कि भाई वर्ब का नाउन रूप या तो जीरंड होगा या तो इंफिनिटिव होगा। जैसे स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, यहां स्मोकिंग नाउन है, स्विमिंग यहां पे नाउन है, टू एयर अगेन इज नाउन हियर। आगे कह रहे क्रिया कैसे हुआ, एक्शन कैसे हुआ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा याद रखें, ये बताता है एक्शन किस ढंग से, किस तरीके से हुआ, और ये ज्यादातर एलवाई से खत्म होता है। जैसे ही वर्क्स किस तरीके से, ऑनेस्टली। ही टॉक्स किस तरीके से, पोलाइटली। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर वर्ब हमारी सेंसेस यानी जो 5 सेंसेस है ना, 5 इंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुंह त्वचा से जो हम काम करते हैं, देखना, स्वाद लेना, छूना, है ना, सुनना और समझना। तो याद रखें, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित अगर कोई कार्य होगा, हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित कोई कार्य होगा, तो हम कभी भी एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखें, हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कोई भी काम होगा तो ऐसे एक्शन, ऐसे वर्ब के साथ कभी भी एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि तुमने क्या महसूस किया तो आप बता दोगे, पर अगर कोई पूछे तुमने किस तरह महसूस किया तो वो तरीका नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो आई गेस प्रकृति की देन है। हम कैसे महसूस कर रहे हैं ये हम नहीं बता सकते, है ना। आप कैसे सुन रहे हैं ये आप नहीं बता सकते। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया गया काम
कभी भी उसका ढंग नहीं बताया जा सकता। जो एक्शन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हुआ उसका ढंग नहीं बताया जा सकता। जैसे अगर कोई ऑनेस्ट दिखता है तो ये अलग बात है, पर आप किसी को ऑनेस्ट तरीके से देख रहे हैं, ये बेवकूफी वाली बात हो गई कि मैं तुमको ईमानदारी से देखता हूं। आप किसी को सिर्फ देख सकते हैं, आपके देखने का तरीका ईमानदारी से भरा नहीं हो सकता है। ये बहुत ही वियर्ड और ऑकवर्ड तरीका हो गया। ही साउंड्स पोलाइट, वो पोलाइट नजर आता है, वो नजर आता है कि वो पोलाइट है, पर उसके नजर आने का तरीका पोलाइट है, ये बिल्कुल बेहुदी बात हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं, ऐसा कोई भी एक्शन जो कि 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है के बाद आप एडवर्ब नहीं, याद रखना आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। सभी को क्लियर है? चलो, तो गाइज अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछा करें। और जैसे मान लो किसी बच्चे को डाउट है कि यहां पे प्रैक्टिस्ड में क्या प्रॉब्लम है ना, तो यहां पर अगर मैं मान लो प्रैक्टिस लिख देता, अगर ऐसा कर देता कि विद अ प्रैक्टिस हैंड, तो अ प्रैक्टिस हैंड कहना गलत हो जाता। अगर मैं प्रैक्टिस हैंड लिख रहा हूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जब किसी चीज का गुण बताते हैं ना, क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं, तो वो कभी नाउन के रूप में नहीं एडजेक्टिव के रूप में होगा, और एडजेक्टिव के रूप में वो प्रैक्टिस्ड होगा। आशा है आपको समझ आया होगा। सभी को क्लियर है? अब यहां पर आप थोड़ी सी नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं उन क्रियाओं, उन वर्ब्स के बारे में आपको बता रहा हूं जो कि 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया गया काम बताती है, या यूं कह लो जिनके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है। लुक, याद रखो, लुक के बाद कभी एडवर्ब नहीं आएगा, सीम के बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आएगा, साउंड के बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आएगा, अपीयर के बाद, स्मेल के बाद, टेस्ट के बाद, फील के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। वर्ब ऑफ सेंसेशन के अलावा वर्ब ऑफ टू बी के बाद भी कभी एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। बिकम के बाद भी एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा। टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, इनके बाद भी कभी भी एडवर्ब नहीं, केवल और केवल एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। प्रूव के साथ भी एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल यहां पर देखो, when he heard the news he become sadly, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि वह जो कुछ बनी वो दुखद तरीके से बनी, पर वो क्या बनी ये तो नहीं पता है, पर वो जो कुछ बनी वो तरीका बनने का दुखद था। और ये बहुत फूहड़ और बहुत ऑकवर्ड बात हो गई। इट्स लाइक टॉकिंग नॉनसेंस। तो आप कह दोगे कि वो हो गई सैड, दुखी हो गई, ये एक पूर्ण और एक्यूरेट थॉट होगी। सो ऐसे क्रियाओं के बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आएगा। सैड एडजेक्टिव है, सैडली एडवर्ब होता। तो गाइज याद रखो, फीलिंग वर्ड्स से लेना देना नहीं है। अगर फीलिंग वर्ड्स नाउन है तो दे आर डिफरेंट। अगर फीलिंग वर्ड्स एक्शन है, आई मीन वर्ब है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सभी को क्लियर है? मैं आपको वर्ब के बारे में समझा रहा हूं, फीलिंग वर्ड में नाउन भी आएगा, मैं नाउन की बात नहीं कर रहा। तो गाइज उम्मीद है आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा, है ना? मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ आया होगा। ओके,
एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हैं। वी अडेप्ट टू द एनवायरमेंट। याद रखो, अडेप्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, ये बहुत जरूरी है। अडेप्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना मस्ट है, और सही सेंटेंस हो जाएगा वी अडेप्ट आवरसेल्व्स, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट है, जरूरी है। तो हमको अडेप्ट के बाद आवरसेल्व्स लिखना होगा, और जहां आवरसेल्व्स नहीं है वो गलत है, और आवरसेल्व्स होगा या कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तब जाके ये सही होगा। तो इसे भी नोट डाउन कर लें। पांचवा थॉट है कि अडेप्ट जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, मैं बताऊंगा वो कौन कौन से वर्ब हैं, पर अडेप्ट के जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी होता है। तो गाइज आइए नोट डाउन करते हैं वो कौन कौन से वर्ब्स हैं। वो वर्ब्स हैं एक्विट, एब्सेंट, इन दोनों के बाद भी हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। अवेल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। कंसाइल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। अम्यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। रिजाइन, अवेंज, एंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई। इसके अलावा अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, ये वे सारी क्रियाएं हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना जरूरी है अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो। ये अंडरस्टूड होना चाहिए। मान लो कि उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा, आप जानते हो मेरा स्वभाव, मैं छेड़खानी वाला बंदा हूं, मैं थोड़ा सा परेशान करता हूं। तो अगर मैंने इस सेंटेंस में कहा होता वी अडेप्ट दिस टू द एनवायरमेंट, तो भी ये सेंटेंस सही हो जाता, क्योंकि ये वर्ब ट्रांजिटिव है, इसको एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर ये दिस नहीं है तब हम बोलेंगे वी अडेप्ट आवरसेल्व्स टू द एनवायरमेंट। Anyhow, you need to give this verb an object. This is the fact. Anyhow, you need to give this verb an object. अगर आप बाहर मार्केट से कोई ऑब्जेक्ट नहीं ला रहे हो तो आप इस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट के जैसे। दिस शुड बी इन योर माइंड एज अ कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये है एक्चुअली जो एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर है। सभी को क्लियर हुआ? नहीं बेटा, याद रखो कोई रूल किसी चैप्टर का पार्ट नहीं होता। इट्स जस्ट अबाउट कि आपको मैं कब बता रहा हूं, मैं उसमें भी बताऊंगा, देन इट विल बी रिवाइज ना बेटा। प्रोनाउन में भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगी, सब्जेक्ट के बारे में बात होगी, तो वर्ब का जिक्र फिर आएगा बेटा। जब एक से ज्यादा बार रिवाइज होगा ना, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, एंड आई होप आपके लिए चीजें क्लियर हुई होंगी। एग्जाम्पल देख लो, द ऑफिसर्स अक्विटेड। अब चूंकि आपने अक्विटेड कर दिया तो अब एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑफिसर्स प्लूरल है, हमने लिख दिया सीधे सीधे देमसेल्व्स। रिकंसाइल्ड शी है तो हर सेल्फ लिख दिया। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है? द स्टूडेंट्स एक्सर्ट, एक्सर्ट के बाद देमसेल्व्स, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है। You will have to apply you के अकॉर्डिंग yourself. I pride myself. You avail yourself. He resigned himself. तो इस तरीके से चीजें आप यूज करते हैं। अब याद रखो, एक एग्जाम्पल आपके पास और है कि they enjoyed the party. They enjoyed the party. आपने बोला दे इंजॉयड द पार्टी। इंजॉयड मैंने आपसे कहा एक वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो मार्केट से लाके दो या खुद उसका ऑब्जेक्ट बनो। अगर आपने इसे ऑब्जेक्ट दे दिया
कि व्हाट दे इंजॉयड, उन्होंने इंजॉय क्या किया। तो गाइज आप यहां पर कह सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन हो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट दे सकें। सो आप सीधे बोल सकते हो दे एंजॉयड द पार्टी इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर मैंने कहा दे एंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशन, तब आपको बताना पड़ेगा कि जब तक उनका वैकेशन चल रहा था उन्होंने आनंद लिया। अरे यार किस चीज का आनंद लिया? कुछ दारू, कुछ चकना, कुछ फूकने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो गाइज आप सीधे सीधे कह सकते हो कि दे एंजॉयड देमसेल्व्स। अब आपको देमसेल्व्स इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट मिल सके। तो आप इस देमसेल्व्स को इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है गाइज? चलो, अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन न लगाएं, परंतु अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लगाएं। ओवरऑल जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा भी रहे हो तो आप उसे ऑब्जेक्ट बना ही रहे हो। समझ आया? जैसे ही वॉज एब्सेंट और ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, दोनों में डिफरेंस है। आइए ये दूसरी बातें मैं बता देता हूं। गाइज आप सभी ने अक्सर खूबसूरती देखी होगी और आप पिघले भी होगे। तो गाइज ध्यान से देखो, एब्सेंट यहां पर एडजेक्टिव है, एब्सेंटेड यहां पर वर्ब है। ये डिफरेंस है। शक्ल सेम है, कंफ्यूजन पैदा करती है, परंतु एक विद्यार्थी को हमेशा सख्त होना चाहिए कि चाहे तुम कितना जोर लगा लो अपन पिघलेगा नहीं। मैं जानता हूं कि भाई एब्सेंट यहां पे विशेषण है, एब्सेंटेड यहां पे वर्ब है, और हम ये जानते हैं कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारे पास वर्ब होगी, तब ना हम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इन दोनों सेंटेंस को अगर आप तुलना करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि यहां एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि ये एब्सेंट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसलिए इस एब्सेंट एडजेक्टिव के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत ही नहीं है। ही एब्सेंटेड में एब्सेंटेड वर्ब है, अब इस एब्सेंट को चाहिए एक ऑब्जेक्ट, इसलिए ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। सभी को क्लियर हुआ गाइस? ओके, थैंक यू। सो गाइज आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आप सभी को समझ आया होगा। अब आप यहां पे जानकारी दी है, अगर एब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, अगर वर्ब के रूप में नहीं है तो टेंशन काहे को लेना। अगर अक्विट का अर्थ बरी करना है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, तो ना करें, सॉरी। अब देखो गाइज, अक्सर ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट को कई सारे एक्सेप्शन को देखना होता है। अगर आप एक कॉन्शियस स्टूडेंट बनोगे, खासकर अगर आप मेरे नजरिए से देखोगे ना, आई मीन अश्योर यू कि मैं आपको सारे एक्सेप्शन से बचा लूंगा। आप ध्यान से देखो, यहां पे अक्विटेड वर्ब है या नहीं है। आप कहोगे सर यहां अक्विटेड वर्ब है, क्या इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? हां सर ऑब्जेक्ट है।
भैया जब आपने इस वर्ब को ऑब्जेक्ट दे दिया तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखने की जरूरत ही क्या है, कौनो जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ यू विल गेट कि भाई अक्विटेड हो या कोई भी वर्ब हो जिसकी मैंने इस पूरे आई मीन थॉट में बात की है, के बाद अगर ऑब्जेक्ट गिवन होगा अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो देन हमको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना होगा। तो गाइज मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। सभी को क्लियर है गाइज, सभी को क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई मुश्किलात तो मुझे जरूर बताएं। सभी को क्लियर है गाइज? अब देखो यहां पर आप इस विचार को हटो, आप देखो यहां अक्विट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, ही अक्विटेड वेल ड्यूरिंग रियॉट्स, हमको देना होगा एक ऑब्जेक्ट, तब हमने लिखा हिमसेल्फ। हिमसेल्फ क्या कर रहा है? हिमसेल्फ एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सभी को क्लियर है? बाकी के साथ भी ऐसा ही है बेटा। संक्षेप में कहा जाए तो अगर सब्जेक्ट ही क्रिया का रिसीवर हो तो ऊपर दिए गए वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। मैं दोबारा कह दूं, संक्षेप में कहा जाए तो यदि सब्जेक्ट ही क्रिया का रिसीवर है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट क्रिया का रिसीवर ना होकर के कोई दूसरा व्यक्ति है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। सभी को क्लियर है गाइज? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो गाइज आज के सेशन को मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको वर्ब के बारे में ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी, आपने इसे नोट डाउन भी किया होगा, आपको समझ भी आया होगा। अंत में आप एक बार मुझे जरूर बताएं गाइस कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। इट्स योर टाइम, प्लीज डू लेट मी नो हाउ यू फेल्ट अबाउट लर्निंग विद नितिन मिश्रा। आपको मुझसे पढ़कर कैसा लगता है? आपको आज की क्लास कितनी, किस हद तक, किस सीमा तक समझ आई वर्ब के बारे में? आज हमको ये छठवां आई गेस सेशन हो गया होगा। इट हैज बीन 6th सेशन आई गेस। सो एक पिक्चर आपको पूरी होती हुई दिख रही होगी। प्रैक्टिस इस शनि या रविवार आई विल बी अनाउंसिंग दिस, सो हम आपके साथ प्रैक्टिस सेशन भी साझा करेंगे एंड दीज प्रैक्टिस सेशन विल बी हेल्पिंग यू आउट। सो गाइज आप मुझे बताओ आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताओ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। मैंने गाइज इसका क्विज ऑलरेडी आपको दे दिया है, सो ज्वाइन मी ऑन नितिन मिश्रा ऑफिशियल, दैट इज द टेलीग्राम चैनल। आप प्लीज उसे ज्वाइन करो एंड यू विल बी हैविंग द क्विज। साथ ही हम एक सेशन एक्स्ट्रा कर रहे हैं फॉर वर्ब, जहां पर हम उसके यूसेज को एप्लीकेट कर पाएंगे, यानी हम बात करेंगे सीधे क्वेश्चंस पर, एक कंप्लीट सेक्शन जिसमें हम प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हैव अ ग्रेट डे गाइस। इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस। And one more thing I would like to say, because I have been observing you guys. अभी रुक जाओ। आप सभी मेरे सेशंस को शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों मैं आप सभी के लिए इतने शानदार, इतनी रिसर्च, इतनी मेहनत, इतने जुनून से वीडियोस लाता हूँ, प्लान करता हूँ, अच्छे से उसे आप तक पहुँचाता हूँ। आप अगर साथ देंगे तो मुझे काम करने के लिए और शक्ति मिलेगी। आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप अपने भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, मम्मी पापा, दादा दादी, किसी से भी कह दो कि आप जब ये क्लास मेरी अटेंड करते हो तो आप उन्हें कह दो कि वो आपको पढ़ते हुए रिकॉर्ड कर लें। आपके पास मेरी वीडियो चल रही होगी, आप पढ़ रहे होगे, आप उसके बाद उसी वीडियो में 2 शब्द मेरे बारे में बोल दो और इंस्टाग्राम पे उसे पोस्ट कर दो। विश्वास मानो, अगर मैं आपकी पोस्ट देखता हूं तो मुझे काम करने की 2 गुनी 3 गुनी ताकत मिलती है। इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो। मैं इंतजार करूंगा। जय हिंद गाइस।